नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भू संचलन यानी अर्थ मूवमेंट का जो हमारा टॉपिक था, उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी आकृतियाँ हमको देखने को मिलते हैं, ये जो हलचल होते रहते हैं, इस हलचल की वजह से पृथ्वी के ऊपर जितने भी फिगर हमको देखने को मिलते हैं, कहीं पर्वत, पठार, मैदान, नदी का प्रवाह, समुद्र, जितने भी चीज़ें हैं, ये सारे दो बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। दो बल, दो फोर्सेस की बात किया था हमने। एक था अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल, जिसमें अंतर्जात बल लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया है, जिसको एंडोजेनिक फोर्स कह रहे हैं। उसमें हमने बताया था कि पर्वत निर्माण काल जो मतलब संचलन होते रहते हैं, या फिर जो महाद्वीपीय संचलन होते हैं, पटल विरूपणीय संचलन होते हैं, आकस्मिक संचलन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बहिर्जात बल के बारे में, यानी एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहिर्जात बल ये क्या होता है, इसको सबसे पहले समझना है। बहिर्जात बल क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, इसको भी याद समझना है। और इससे होने वाले इस फोर्स के कारण, मतलब ये जो फोर्सेस है, इस फोर्स के कारण पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें बदलती रहती है, क्या क्या चीज़ें होते रहते हैं, इसको भी समझना है। तो बहिर्जात बल क्या होता है, हमने बताया था। अंतर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल क्या होता है, हमने पिछली क्लास में बताया है। लेकिन हम ये भी बताएं कि जो अंतर्जात बल होता है वो पृथ्वी के अंदर की बात होती है, यानी पृथ्वी के जो अंदर हलचल होते रहते हैं, उस हलचल के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होता है वही अंतर्जात बल होता है। उसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखें। अंतर्जात बल के अंदर कई सारी चीज़ें हमने देखने का प्रयास किया, जिसकी वजह से कई सारा महाद्वीप का निर्माण होता है, कई सारा पर्वत का निर्माण होता है, वलन का स्थिति आता है। वलन का भी कई सारा टाइप हम लोगों ने देखा था, उसको समझा था। तो आज हम देखते हैं बहिर्जात बल के बारे में। देखिए, बहिर्जात बल वो होता है जिसमें पृथ्वी के भू सतह पर जो भी फोर्सेस काम करते हैं उसको हम बहिर्जात बल कह सकते हैं। इसको यदि हम दूसरे शब्दों में समझें तो वायुमंडलीय, देखिए जनरली इसको वायुमंडल से रिलेट किया जाता है, ठीक है। कि वायुमंडल से जितने भी फोर्स लगते हैं पृथ्वी के ऊपर, वो फोर्स को हम बोल रहे हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, इसमें जितने भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती है पृथ्वी के ऊपर, वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारे चीज़ें, जैसे टेम्परेचर का बढ़ जाना, ऑक्सीकरण हो जाना, ऑक्सीकरण यानी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रेशन हो जाना, कार्बोनेशन हो जाना, विलयन हो जाना, तुषारपात हो जाना, जल का प्रवाह की वजह से, ये सारे जो पवनों की गति की वजह से जो टकराहट होती रहती है, जो चीज़ें टूटती फूटती रहती हैं, जो फोर्स काम करता है। अब हवा बहुत ही तेज गति से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो एनर्जी दे रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स ले करके जा रहा है। यदि आप वहाँ सामने रखें तो आपको भी मार के कहीं दूर फेंक देगा। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके पास फोर्स है, उसके पास एनर्जी है। तो वो एनर्जी को हम कह रहे हैं कि वो बहिर्जात बल है। इसका काम क्या होता है कि जो भी चीज़ें जो पृथ्वी के अंदर हलचल होते रहते हैं अंतर्जात बल के कारण, उससे जो भी चीज़ें ऊपर की ओर उठते हैं। अब आप खुद समझिए, ये हमारा फिगर है, ये हमारा मतलब पृथ्वी का ये सतह मान लेते हैं, ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल होते रह रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल हो रहे हैं, इस हलचल की वजह से पृथ्वी के सतह पर यह भाग कहीं उठ गया, कहीं इधर ऐसा हो गया, ये भाग उठ गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये इस तरीके से ऐसे बन गया। ये पृथ्वी तो उठपुटांग हो जाएगा ना, समतल सतह नहीं मिलेगा हमको। अब नहीं मिलेगा समतल सतह तो हम लोगों का जीवन भी कठिन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या करना है,
अब बहिर्जात बल क्या करता है, ये हवाएं बहुत ही तेज गति से आई और ये जो लंबा दिख रहा है आपको, इसको तोड़ के कहीं दूर फेंक देगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, फिर तेज प्रवाह आया जल का, जल नदी का प्रवाह जो तेज गति से चल रहा है, इसको और तोड़ेगा, तोड़ के फिर इसको इस तरीके से ऐसे बनाएगा, इस तरीके से ऐसे बनाएगा। फिर क्या होगा, और इसमें गति क्या हो सकते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, जीवों के द्वारा जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके द्वारा केमिकल रिएक्शन होगा, वो तोड़ फोड़ करेंगे उसको, फिर उसको छोटे छोटे कणों में बदलेंगे, फिर ये धीरे धीरे करके पूरा इस तरीके से बनेगा मिट्टी। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी को समतल बनाने में, ताकि देखिए पूरा समतल तो हो नहीं सकता, पूरा फ्लैट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एक हद तक जहाँ तक मतलब उसका लेवल हो, यदि हवा चल रहा है, यदि ये ऐसे है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ये पृथ्वी का सतह है, ये ऐसे उठा हुआ है, तो हवा यदि चल रहा है तो हवा इतने दूर के एरिया में चल रहा है, इसके ऊपर के एरिया में, ठीक है, ऊपर के एरिया में, नीचे इसके एरिया में नहीं जा रहा, ठीक है, यहाँ नहीं जा रहा, तो इतने दूर के एरिया को तो साफ कर देगा ना, इतना दूर के एरिया को तो ख़त्म कर देगा। फिर क्या करेगा, जल का प्रवाह मान लेते हैं, जल का जो हमारा प्रवाह है ये इतना दूर होगा, जल का प्रवाह नीचे से जा रहा है, जल तो नीचे से ही जाता है ना, तो जल प्रवाह हो रहा है और धीरे धीरे जो है इसको छोटा करते जा रहा है, छोटा करते जा रहा है, इस तरीके से छोटा हो जाएगा पूरा ऐसे। अब इससे नीचे जल नहीं जा रहा तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर मान लेते हैं ये पूरा समतल इलाका है, तो ऐसे जल निकल जा रहा पूरा। ये भी हम बताएंगे कि कौन सा चट्टान का तोड़ना आसान होता है और किस चट्टानों को तोड़ने से समतल भूमि का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार के चट्टानें टूटते हैं, यानी वेदरिंग का काम कैसे होता है, अपक्षय का काम कैसे होता है, अपर्दन कैसे होता है, निक्षेपण क्या होता है, ये सारे वर्ड को समझ जाएंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये बहिर्जात बल को हम एक मायने में ये भी कह सकते हैं कि ये समतल स्थापक बल है। इसको समतल स्थापक बल क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बहिर्जात बल है, इसकी वजह से पृथ्वी के सतह पर जो भी उबड़ खाबड़ है, जो भी उतार चढ़ाव है, उसको क्या करता है, ये बल उसको समतल करने के चक्कर में काम करता है, समतल बनाता है, समतल सतह का स्थापना करता है, इसलिए इसको समतल स्थापक बल भी कह सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलर फ्लैट यानी फ्लैट इंस्टॉलर फोर्स भी इसको कह सकते हैं, फ्लैट जमीन का इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो बहिर्जात बल में ये जो फोर्सेस काम करते हैं, ये दो प्रक्रियाओं के कारण होता है। वो दो प्रक्रिया क्या है, ये जो एक्सोजोनिक फोर्स है ये जनरली दो प्रक्रिया पर निर्भर होता है। एक प्रक्रिया होता है जिसको हम कहते हैं अपक्षय, ये होता है अपक्षय, और दूसरा एक और होता है जिसको हम कहते हैं अपर्दन। अपर्दन और अपक्षय का क्रिया जो होता है, इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर बहिर्जात बल का काम ज़्यादा ही होता है। ये दोनों प्रक्रिया को यदि हम समझ लें, ये अपक्षय कैसे होता है, अपर्दन कैसे होता है, तो शायद हमको ये क्लियर हो जाए कि बहिर्जात बल कैसे काम करता है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, इसको यदि हम समझ लें तो शायद हमको क्लियर हो जाएगा। हमको ये भी समझना होगा कि अपक्षय क्या होता है, ठीक है, अपर्दन क्या होता है, इसके कितने प्रकार से ये अपक्षय हो सकते हैं, अपक्षय का कौन कौन सा ऐसा कारक हो सकता है जो अपक्षय को प्रभावित कर सकता है। अब ये क्या कह रहे हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, तो इसको और क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि अपक्षय होता क्या है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज अपक्षय,
अपक्षय क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के सतह पर जो भी चट्टानें होती हैं वो वहीं पर, चट्टान हिलता नहीं है, चट्टान कहीं जाएगा नहीं। ये नहीं होगा कि चट्टान अभी यहाँ था और फोर्स काम किया, बल काम किया तो ये चट्टान उठ के यहाँ पर आ गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये अपक्षय की क्रिया में ये ऐसा नहीं होगा, स्थानांतरित नहीं होगा। देखिए एक वर्ड है यहाँ, स्थानांतरित, स्थानांतरित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए स्थानांतरित क्या होता है? स्थान का अंतर हो जाना, यानी एक स्थान पर यहाँ था, अभी यहाँ पर था, इस स्थान पर, ये एक प्लेस है, एक जगह है, इस जगह पर था, अभी यहाँ पर हो गया, तो इसको कहते हैं स्थानांतरित। यही चट्टान अब यहाँ पर आ गया, हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, अभी हम यहाँ पर आ गए, तो ये हमारा स्थानांतरित हो गया, ठीक है, हम उस जगह से इस जगह पर आ गए, तो इसको स्थानांतरित कहते हैं। लेकिन अपक्षय की क्रिया में चट्टानों का स्थानांतरित नहीं होता। अब ये क्रिया क्या होता है? तो अब जो चट्टान अपने स्थान पर ही टूटते फूटते रहते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, और वो टूटते फूटते क्यों हैं? तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा टूटते हैं। और ये चट्टान जब भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया के द्वारा जब ये चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कि ये वेदरिंग है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेदरिंग। ये प्रक्रिया क्या है? इसको वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय का क्रिया है। क्लियर है? देखिए, कोई भी चट्टान अपने स्थान पर ही भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा टूटते फूटते हैं, उसी क्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं। अब ये भौतिक या रासायनिक क्रिया क्या होता है, इसको भी समझते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो ये भी कह सकते हैं कि अपक्षय की क्रिया के अंदर चट्टानों का विघटन या वियोजन होता है। अब यहाँ पर दो वर्ड और है। एक वर्ड हम बता रहे हैं कि एक होता है भौतिक क्रिया, भौतिक क्रिया, इसको फिजिकल या भौतिक या यांत्रिक क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है, यांत्रिक क्रिया। तो यहाँ पर या लगाते, या का मतलब ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक या यांत्रिक क्रिया, और दूसरा रासायनिक क्रिया, ठीक है, भौतिक या रासायनिक क्रिया। और दो वर्ड और हमने बताया, एक बोला हमने विघटन, चट्टानों का विघटन हो जाना या चट्टानों का वियोजन हो जाना। वियोजन, चट्टानों का विघटन हो जाना या चट्टानों का वियोजन हो जाना। देखिए, चट्टान कहने का मतलब आपको दिमाग में डायरेक्टली क्रिएट होता होगा कि पत्थर से रिलेटेड है, स्टोन होगा, मतलब मजबूत होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चट्टान कहने का मतलब मिट्टी का भी चट्टान हो सकता है, मिट्टी के ढेर है यहाँ पर, उसको हम चट्टान कह रहे हैं, ये चट्टान है, ठीक है। ज़्यादातर आदमी जो है, या फिर हम लोग या आप लोग जो है, ज़्यादातर चट्टान का नाम सुनते हैं, एक दिमाग में इमेज क्रिएट होता है, लगता है कोई पत्थर से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन चट्टान किसी भी चीज़ का हो सकता है, लोहे का चट्टान हो सकता है, ग्रेनाइट का चट्टान हो सकता है, बेसाल्ट का चट्टान हो सकता है, किसी भी चीज़ का चट्टान हो सकता है, मिट्टी का बहुत सारा चट्टान हो सकता है। बहुत बड़ा एरिया में यदि मिट्टी ऐसे है, ढेर लगा हुआ, वो चट्टान है मिट्टी का, ठीक है। तो विघटन, वियोजन, ये क्या होता है? देखिए, अपक्षय की क्रिया में क्या होता है? चट्टानों का विघटन होता है और वियोजन होता है, जिसकी वजह से चट्टानें टूटते हैं, फूटते हैं, और वो फिर, देखिए एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको अपर्दन भी बताते हैं। अपर्दन क्या होता है? देखिए यहाँ लिखते हैं अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरोजन।
इरोजन। ये क्या होता है? देखिए, अपक्षय की क्रिया में जो चट्टानें टूटे हैं, जो चट्टानें फूट गए हैं, ठीक है, वही चट्टान जो टुकड़ा में जो बटा हुआ है, वो टुकड़ा पवन की गति से, नदियों के प्रवाह से, वही टुकड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाता है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और पीछे से हमको हवा कस के ठेल रहा है, हवा कस के हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हम यहाँ थे, अभी यहाँ पर आ गए, ठीक है। आप खुद देखिए ना, कोई चीज़ होता है, जैसे मतलब कुछ हल्का चीज़ को आप लीजिए, अब उसको फूंक दीजिए, फूकिएगा तो आपका जो हवा निकला, आपका जो एयर निकला मुंह से, वो हवा में क्या था? एनर्जी था। हमने फूका तो एनर्जी लगा ना। अब वो एनर्जी क्या हुआ? उस पर टच होगा तो फोर्स लगा दिया, ठीक है, और वो फोर्स के कारण वो हल्का चीज़ उड़ के कहीं और चला जाएगा। आप कोई हल्के चीज़ को फूकते हैं तो उड़ के कहीं जाता है ना। तो यही चीज़ यहाँ भी होता है, जो चट्टाने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। देखिए, बड़ा चट्टान है तो उसको हवा ठेलता है लेकिन नहीं जा पाता, क्योंकि उसका मास बहुत ही ज़्यादा होता है, वो नहीं जा पाता। तो क्या होता है, ये चट्टान जब अपक्षय के द्वारा यानी वेदरिंग के द्वारा जब ये चट्टान टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इनका मास हल्का हो जाता है, तो हवा का झोंका आता है और इसको उड़ा के कहीं लेके चला जाता है। नदी का प्रवाह तेज गति से आया, उसको बहा के कहीं लेके चला गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि ये अपर्दन है। अपर्दन का क्रिया इसी को कहते हैं, जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गया, मतलब चला गया, तो इसको कहते हैं कि ये अपर्दन का क्रिया हुआ है। जो चट्टान टूटा था, वही चट्टान का टूटा हुआ जो भाग है, वही टूटा हुआ भाग चला गया दूसरे जगह पर, तो उसको कहते हैं ये अपर्दन है, ठीक है। यहां पर एक और वर्ड आप समझ लीजिए, यहां पर देखिए, एक वर्ड और आपको हम बताते हैं यहां, निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं यहीं पर। देखिए, जो चट्टाने यहां से बुकनी हुई थी, मतलब टूटे फूटे थे, वो क्यों टूटे थे? विघटन और वियोजन के कारण। ये क्या होता है अभी हम बताते हैं। बस आप खाली इतना ध्यान में रखिए कि चट्टान टूटा है, छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया है। बड़ा सा चट्टान था, वो छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया, ठीक है। तो वही छोटा छोटा टुकड़ा को अपर्दन की क्रिया के अनुसार, यानी वायु या जल का जो प्रवाह था या फिर और भी अदर जो फोर्सेस काम करते हैं, उसके कारण वही छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ से, पहले यहाँ था छोटे छोटे टुकड़े में, अब वही टुकड़ा यहाँ पर चला गया है, ठीक है, यहाँ पर चला गया। तो ये अपर्दन का क्रिया हुआ, यहाँ से यहाँ कर दिया। यहाँ पर जो रख दिया, यहाँ से उठ के जब यहाँ जाने लगा, तो इसको क्या कर रहे हैं? अपर्दन हो रहा है, ठीक है। अब जब ये नदी है, मान लेते हैं ये नदी का इलाका है, ऐसे नदी है, तो इसके आसपास पूरा भूमि रहता है ना, पूरा मिट्टी रहता है, आपको भी पता है। ये नदी है, ये मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, ये नदी का इलाका है। तो नदी के उस साइड या इस साइड, जो तट कहते हैं हम, ये नदी के जो किनारा है इसको तट कहते हैं ना, तो तट के उस साइड या इस साइड कई सारे शहर बसे होते हैं, कई सारे जो है मिट्टी का आवरण यहाँ देखने को मिलता है हमको। तो ये जो मिट्टी का आवरण यहाँ देखने को मिलता है, ये मिट्टी का आवरण कैसे जमा हुआ? ये अपक्षय जब हुआ तो अपर्दन की क्रिया के द्वारा वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे, वही छोटा छोटा टुकड़ा नदी क्या करता गया, इधर ऐसे निक्षेपित करते हुए चला गया, यानी वहीं पर छोड़ते हुए चला गया। किनारों पर पानी जब ऐसे जा रहा है तो किनारों पर अपना मिट्टी ऐसे देते हुए आगे बढ़ जाता है। तो जो किनारों पर मिट्टी यहाँ पर देते गया, यहाँ पर मिट्टी जब देते गया, जो टुकड़ा था वो इधर उधर फेंकते गया किनारों पर। तो ये जो किनारों पर मिट्टी का जो
छेप लगा रहा है, क्षेप इसको कहते हैं, यानी कि मिट्टी का जो यहाँ पर आवरण चढ़ाते गया नदी, उसी को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण कहने का मतलब कोई चीज़ को जब वो आ रहा है तो हम उसको जो है दूसरे जगह पर स्थापित कर देना। तो नदी के किनारों पर जब हम उसको स्थापित कर रहे हैं तो ये जो मिट्टी है ये निक्षेपित मिट्टी हो जाता है, ठीक है, इसी को निक्षेपण कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो चीज़ें आ रहा है हम उसको दूसरी जगह पर स्थापित कर दिए, सटा दिए, रखो यहीं पर रहो तुम, तो इसको कहते हैं निक्षेपण, ठीक है। तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब समझते हैं विघटन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, तब हमको समझ में आ जाएगा भौतिक क्रियाएं क्या होती है, या यांत्रिक क्रिया भी उसको कहते हैं, मैकेनिकल, इसको मैकेनिकल क्रिया भी कह सकते हैं और इसको फिजिकल क्रिया भी कह सकते हैं, और ये रासायनिक क्रिया है, ठीक है, केमिकल। तो ये दोनों चीज़ें हमको समझ में आ जाएगा कब, जब हमको ये विघटन और वियोजन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं विघटन क्या होता है। देखिए सबसे पहली चीज़, विघटन क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। और वियोजन, वियोजन क्या होता है, वियोजन को कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, अब ये क्या होता है, तो देखिए विघटन हम उसको कह सकते हैं जिसमें जो चट्टान होते हैं वो चट्टान यदि टेम्परेचर से टूट रहा हो, किससे टूट रहा हो, टेम्परेचर से, जिसको ताप कहते हैं, वो चट्टान यदि तुषारपात से टूट रहा हो, तुषारपात, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जिसको हम तुषारपात, तुषारपात ये क्या होता है, ये भी एक वर्ड ही है अपने आप में। ये क्या होता है, इसको फ्रॉस्टबाइट कहते हैं, फ्रॉस्टबाइट। तो फ्रॉस्टबाइट क्या होता है, और यदि जल से टूट रहा हो, ये चट्टान जो है ताप से टूट रहा हो, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से, कम ज़्यादा होने से, यानी टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा, तो उससे यदि चट्टान टूट जा रहा है तो उसको भी कह रहे हैं कि वो विघटन है। यदि तुषारपात, तुषारपात कहने का मतलब हिम का, आपको शायद ये बता देते हैं, पाला पड़ना आप सुने होंगे कभी, पता नहीं सुने हैं कि क्या, कोई बात नहीं। देखिए पाला गिरना या पाला पड़ना ऐसे करके होता है, पाला पड़ना ऐसे लिख सकते हैं, पाला पड़ना। ये क्या होता है पाला पड़ना, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, बर्फ जो होता है ना, हिम का आवरण चढ़ जाना, ठीक है, बर्फ से, यानी इतना ज़्यादा ठंड हो जाना जिसकी वजह से चट्टान जो है वो टूट जाए, उसी को तुषारपात कहते हैं। इसका जो तुषारपात वर्ड है, इसका मीनिंग जो है ये हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। अभी हम चट्टान के हिसाब से सोच रहे हैं तो चट्टानों में तुषारपात का मतलब ये होता है कि उसको मतलब उसके ऊपर अपना आवरण चढ़ा करके, यानी ठंड का आवरण चढ़ा करके, बर्फ का आवरण चढ़ा करके चट्टान को तोड़ देना, यह है तुषारपात, पाला पड़ना, ठीक है। लेकिन तुषारपात का मतलब कहीं और भी होता है। यदि संबंधों में हम देखें तो जब हमारी आशाओं पर, जब हमारी इच्छाओं पर कुछ नहीं होता, यानी हमारा जो इच्छा है वो पूरा नहीं हो रहा, हमारा आशा था, ठीक है, हमारा आशा था कि हम पूरे दुनिया का राजा बन जाएं, लेकिन आशा पूरा नहीं हो रहा। हमारा आशा था कि पूरे दुनिया में हमारा भी नाम हो, जैसे महात्मा गांधी का नाम है, तो ऐसा नहीं है। तो हमारी आशाओं पर पानी फिर गया, हमारा आशा पूरा नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं हमारा तुषारपात हो गया, यानी फ्रॉस्टबाइट हो गया, ठीक है। तो ये संबंधों में इसका मीनिंग बदलता है, यानी यदि इस देखिए हर वर्ड का, चाहे वो कोई भी वर्ड हो,
देखिए विघटन का भी मतलब तो लगभग चेंज ही होता है ना। यहाँ चट्टान में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर, तुषारपात, जल से यदि जो है जल के प्रवाह से यदि चट्टानों में टकराहट हो रही है और टूट रहा है चट्टान, तो उसको हम विघटन कह रहे हैं। लेकिन यदि आप सुने होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो, कि रसिया का विघटन हुआ था, सोवियत संघ का। रसिया एक सोवियत संघ का स्थापना किया था, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसका। तो वहाँ पर तो ना टेम्परेचर, तुषारपात, जल से कोई मतलब ही नहीं था। वहाँ बस क्या मतलब था कि वो जो कई सारे देश मिल करके एक संघ बनाए थे, एक यूनियन बना था, तो वो टूट कर अलग अलग हो गए, तो उसको हम कह रहे हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इसका भी मतलब वहाँ बदल रहा है ना, वहाँ तो टेम्परेचर से कोई मतलब है नहीं है। तो हर वर्ड का, हर शब्द का मतलब जो है वो सिचुएशन के अनुसार, वो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो विघटन का मतलब ये हुआ कि जब चट्टान जो है टूटता है, तो कैसे टूटता है? टेम्परेचर ज़्यादा होने जाने की वजह से, ठीक है, बर्फ का आवरण चढ़ जाने से, जल के प्रवाह तेज गति से हो रहा है, उसकी वजह से यदि चट्टानों का टूट रहा है, चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में बट रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन हो गया, विघटन हो गया। क्लियर? अब यदि हम वियोजन की बात करें, तो वियोजन होता है, देखिए यहाँ देखते हैं इस साइड से, ठीक है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो जाना। ठीक है, ये मतलब डिकम्पोजिशन वैसे आपको पढ़ना था केमिस्ट्री के अंदर। देखिए ये जनरली क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, या तो चट्टानों का ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है, या तो चट्टानों का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, या फिर चट्टानों का कार्बोनेशन होगा, ठीक है, या फिर चट्टानों का एक वर्ड और यहां लिखते हैं, हाइड्रेशन होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, यदि चट्टानों का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बोनेशन हो रहा है या हाइड्रेशन हो रहा है, और उसकी वजह से चट्टान यदि टूट रहा है, तो उसको कहते हैं वियोजन हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। अब ये क्या होता है, तो इसके लिए हमको पहले ऑक्सीकरण समझना होगा। देखिए ऑक्सीकरण का एक बेसिक एग्जांपल आपको देते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन किसी के साथ आकर जुड़ जाता है, संयोग होता है, उसका संयोजन हो जाता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास Fe है, इसको लोहा कहो, आयरन कहो, जो भी कहो, Fe का ही मतलब सिंबल है, ठीक है, प्रतीक है Fe लोहा का। तो Fe के पास यदि हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, Fe को क्या किए हम, ऑक्सीजन को जोड़ दिए, तो क्या बना हमारे पास, क्या बना, FeO3 बना। ठीक है, सॉरी 2 है ना, FeO2 बना। तो ऐसे कर सकते हैं ना, ये आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्साइड बन गया आयरन के साथ मिल करके। तो लोहे में क्या लग गया, जंग लग गया ना, लोहा जो है उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो जंग लगने के बाद लोहा क्या होता है, भंगुर हो जाता है, टूटने लगता है धीरे धीरे। जंग लगा हुआ लोहा कमजोर होता है, ये आपको भी पता होगा। क्यों कमजोर होता है, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, जिसकी वजह से उसमें जंग लगा, और जंग लगने के बाद लोहे अंदर से टूटने लगे। लोहे का जो कण था वो कण छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऐड होने के कारण। अब जब कोई भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उस क्रिया को, उस जुड़ने वाला जो क्रिया है, ये ऑक्सीजन लोहा के साथ ऐड हुआ, तो ऐड होने पर ये जो प्रक्रिया हुआ, ये जो क्रिया हुआ, ये जो रिएक्शन हुआ, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं।
अब ऑक्सीकरण की वजह से यदि चट्टानें टूटती है तो उसको कहते हैं क्या, कि वो वियोजन हो रहा है, चट्टानों का क्या हुआ, वियोजन हुआ। उसी तरह कार्बोनेशन में क्या होता है, इसको कार्बोनेशन बोलो, ठीक है, या फिर कार्बोनेटीकरण बोलो। देखिए इसको ये भी बोल सकते हैं कार्बोनेटीकरण, कार्बोनेटीकरण, आप इसको जो भी बोलो। इसमें क्या होता है, आपको वर्ड से लग रहा होगा, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा था, यहाँ आपको कार्बो यानी कार्बन से डिनोट हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रो यानी हाइड्रोजन से डिनोट हो रहा है। जनरली आपको ये तो समझ में आ गया होगा ये वर्ड से मतलब है। देखिए कार्बन का यहाँ पर कुछ ना कुछ रोल होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो जल में घुलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो शुद्ध जल होता है, जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल, वो कार्बन के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। अब कार्बोनिक एसिड का जब निर्माण करता है तब वो क्या करता है, जो चट्टानें होती है उसको वो भंगुर बनाता है, घुल जाता है। उसमें जो चट्टान होता है उसमें क्या होता है, घुल जाता है, पिघल जाता है। जैसे कैसे चीनी जो है पानी में हम डाल दिए तो क्या होता है, चीनी पानी में घुल जाता है, तो उसी तरीके से चट्टानें घुल जाते हैं। उसके बाद चट्टान कमजोर हो गया, टूट गया, अलग अलग हो गया सब। तो ये भी वियोजन का प्रक्रिया है, ठीक है। और हाइड्रेशन, इसको जल योजन भी कहते हैं। हाइड्रेशन में क्या होगा आप खुद समझिए, हाइड्रोजन का यहाँ पर काम होगा, जल योजन, इसका हिंदी वर्ड होता है जल योजन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जल योजन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रक्रिया क्या होते हैं, देखिए जल योजन में क्या होगा आप खुद समझिए ना। जल योजन में क्या होगा, जो खनिज होंगे जो जल में घुलने वाले होंगे वो क्या होंगे, जल में विलीन हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, वो चट्टान फिर कमज़ोर होगा। जल में कोई भी चीज़ घुलेगा तो कमज़ोर तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अब कमज़ोर जब हुआ तो वो टूटेगा, ठीक है। तो यदि ताप, तुषारपात या जल, ये क्या है, भौतिक प्रक्रियाएं हैं। ये क्या है, भौतिक प्रक्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं इसको कह सकते हैं, हालांकि प्रक्रिया भी कह सकते हैं, भौतिक प्रक्रियाएं हैं। और ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन, ये क्या है, ये है, यहीं पर यहाँ लिख देते हैं, ये है रासायनिक प्रक्रियाएं, रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो भौतिक प्रक्रियाएं के द्वारा हो रहा है विघटन, जिसकी वजह से चट्टानों का टूटना हो रहा है, ठीक है। और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी हो रहा है वियोजन, तो उसके अनुसार भी क्या हो रहा है कि चट्टान टूट रहा है, फूट रहा है। अब चट्टान एक ही स्थान पर टूट रहा है, फूट रहा है, तो उसको अपक्षय कहते हैं। और वही टूटा हुआ जो छोटा छोटा चट्टानों का टुकड़ा है वो कहीं और जाने लग रहा, तो उसको अपर्दन कह रहे हैं। वो जब गति में आ गया, इसको एक वर्ड और हम कह सकते हैं कि यदि चट्टान जब टूट करके, चट्टान टूटा, देखिए यहाँ पर एक और वर्ड यहाँ लिख सकते हैं, स्थैतिक शक्ति, स्थैतिक शक्ति, और एक होता है गतिशील शक्ति। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थैतिक शक्ति यानी जो रुका हुआ पावर है, रुका हुआ है, गति में नहीं है, रुका हुआ पावर है, उसके कारण जो चट्टान टूट रहा है उसको कहते हैं अपक्षय। उसको क्या कह रहे हैं, अपक्षय। और जो गति में है, जो शक्ति गति में है, गति यानी स्पीड में है, तो उसको क्या कह सकते हैं हम, अपर्दन कह सकते हैं। इसको अपर्दन का नाम तो दे ही सकते हैं ना,
क्योंकि जो टूटा हुआ चीज था उसी को क्या कर रहा है कि गति ला करके उसमें और एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर दे रहा है, ले जा रहा है। अब यहाँ कोई वस्तु था, इसको उठा के यहाँ पर ले जा रहा है और ऐसे ही आगे ले के जा रहा है और यहाँ पर ले जाके स्थापित कर दिया, यहीं पर फिक्स कर दिया। तो इसको कह रहे हैं ये फिक्स हो गया, तो इसको कह रहे हैं निक्षेपण। इसका नाम क्या दे रहे हैं कि ये निक्षेपण हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से ले जाने का जो प्रक्रिया है इसको कह रहे हैं अपर्दन हो गया, ठीक है। और यहीं पर यदि चट्टान को यहीं पर तोड़ रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया चट्टान को यहीं पर, तो इसको कह रहा है कि ये अपक्षय हो गया, ठीक है। तो इसमें स्थैतिक शक्ति काम कर रहा है और ये अपर्दन में गतिशील शक्ति काम कर रहा है। ऐसा कर सकते हैं ना। इतना चीज शायद मतलब क्लियर हो गया होगा, अब तो शायद नहीं बचता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अपक्षय कैसे होता है और मतलब क्यों हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से कारण है अपक्षय होने के, अपर्दन होने के। अब यदि हम ये कहें कि अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन की वजह से जो पृथ्वी के ऊपर प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी अपक्षय भी हुआ और अपर्दन भी हुआ। अब इसको कैसे समझें, देखिए यहाँ पर कोई चट्टान था ऐसे खड़ा, ठीक है। इस चट्टान को अपक्षय के हिसाब से क्या कर दिया, अपक्षय की क्रिया में क्या हुआ, इसको तोड़ दिया। अब ये चट्टान क्या हुआ, टूट के छोटा छोटा हो गया और इसको उठा करके यहाँ पर रख दिया। हो सकता है ऐसे बिछा दे, ठीक है। ये जो लंबा था इसको ऐसे तोड़ के और फिर ऐसे बिछा दिया नीचे जमीन पर, या फिर हो सकता है यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ढेर लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये अपक्षय का क्रिया हुआ, ये अपर्दन का क्रिया हुआ, उठा कर लेके गया। तो इसकी वजह से पृथ्वी का जो सतह था उस पर जो यहाँ पर जो उठा हुआ भाग था ये तो गया, इसका फिगर गया, ये आकृति खत्म। अब यहाँ पर एक नया आकृति बन गया। तो ये अपक्षय और अपर्दन का प्रभाव ही तो है, ये प्रभाव के कारण ही तो ऐसा हो रहा है कि ये फिगर खत्म, वो एक नया फिगर जनरेट हो गया। तो अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है, जो प्रभाव हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, पृथ्वी की सतह पर, उसको कहते हैं अनाच्छादन। इसका नाम क्या होता है, अनाच्छादन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन। तो ये प्रक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर 3 वर्ड आपको सीखने को मिला, अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन। क्लियर है। अपक्षय और अपर्दन के प्रभाव से जो हमको सतह पर देखने को मिलता है उसी को अनाच्छादन कहते हैं। क्लियर। यानी ये भी कह सकते हैं कि अपक्षय और अपर्दन के संयोग को अनाच्छादन है। इसको यदि जोड़ दे तो जो प्रभाव देखने को मिलेगा उसको अनाच्छादन कहेंगे। ऐसा कर सकते हैं ना, ये क्लियर है। अब समझते हैं कि अपक्षय की क्रियाओं होने के लिए, यानी अपक्षय किसी चट्टान के अंदर हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक चट्टान है जो हल्का फुल्का टूट रहा है, बहुत ही दिन लग रहा है उसको, हजारों साल लग रहा है टूटने में। एक चट्टान है जो 100 साल के अंदर टूट रहा है, एक चट्टान है जो मतलब 1 साल के अंदर टूट रहा है। ऐसा भी तो है, अलग अलग चट्टान हमको देखने को मिलते हैं, अलग अलग उसका प्रक्रिया है। अब ये किस पर निर्भर करता है कि ये चट्टान जो है, ये चट्टान आज नहीं टूटेगा, ये थोड़ा समय लगेगा, ये चट्टान आज टूट जाएगा, ये चट्टान 10 साल के बाद टूटेगा, ये 1000 साल इसको मानते हैं, ये आज ही मतलब 1 साल के अंदर मान लेते हैं, ये 100 साल के अंदर टूटेगा, ये चट्टान 5000 साल लगेगा उस पर फोर्स तब जा कर के टूटेगा। तो ऐसा क्यों है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसके लिए हमको ये समझना होगा कि अपक्षय के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं।
तो देखिए सिंपल सा, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि अपक्षय हो रहा है तो किस चट्टान में कितना जल्दी होगा, किस चट्टान में नहीं होगा, कौन से वातावरण चाहिए अपक्षय के लिए, कैसा कटिबंध चाहिए, कैसा जोन चाहिए पृथ्वी के ऊपर अपक्षय होने के लिए, सारा चीज, स्थल का आकृति क्या होगा, मतलब वनस्पति वहाँ पर है या नहीं है, पेड़ पौधा से भी रिलेट होता है, जीव जंतु से भी रिलेट होता है, हमसे भी रिलेट होता है। हम यहाँ पर पत्थर है, हम इसको मार के मशीन से तोड़ दे तो नहीं टूटेगा, तो वो अपक्षय नहीं हुआ, वो भी तो अपक्षय हुआ ना। तो मानव भी इसके लिए जिम्मेदार है, जीव जंतु भी जिम्मेदार है। जीव जंतु कैसे जिम्मेदार है, तो वो छोटे छोटे क्या करते हैं, छोटे छोटे जीव उसमें खोद खोद के, आप देखते हैं चूहा क्या करता है, जमीन में खोद खोद के अंदर घुस जाता है, एक सुरंग बना लेता है। ये अपक्षय ही तो है ना, अपक्षय का क्रिया ही है, उसको तोड़ रहा है, तोड़ के बुक नहीं कर रहा है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर रहा है, तो यही अपक्षय है। तो जीव जंतु भी जिम्मेदार है, मानव भी जिम्मेदार है, और पेड़ पौधा भी जिम्मेदार है। कैसे है इसको अभी समझते हैं। देखिए यदि हम ये कहें फैक्टर अफेक्टिंग वेदरिंग, यानी कहने का मतलब यह है कि कौन कौन से कारक हैं जो अपक्षय को प्रभावित करते हैं, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं इसको भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हमको ये समझना है तो हमको ये देखना होगा कि चट्टान कितना ठोस है। जाहिर सी बात है जो चट्टान कम ठोस होगा, जिस चट्टान में जो ठोस का जो मात्रा होता है, जो गुण होता है वो कम है, चट्टान कमज़ोर है, तो वो जल्दी अपक्षय हो जाएगा, उसका जल्दी टूटेगा वो। ठीक है, जो मजबूत आदमी होगा उसको आप बहुत मारिएगा तब जाके टूटेगा, थोड़ा सा मारने से वो नहीं टूटता। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं अंदर से मजबूत बनिए। कितना भी आदमी मारे टूटेंगे नहीं हम। ठीक है, टूटेंगे जब ज़्यादा होगा तो टूटेंगे, जाहिर सी बात है। कोई भी चीज़ यहाँ स्थायी रूप से तो है नहीं, हर चीज़ का विनाश होना तय है, नेचर का नियम है। जो भी चीज़ है धरती के ऊपर, जो भी चीज़ें हैं धरती के ऊपर, क्या धरती भी, जो भी वस्तु है इस पूरे ब्रह्मांड में, पता नहीं ब्रह्मांड एक है या कितना है नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ें हैं ये नेचर का नियम है कि वो अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम भी अपना मृत्यु के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ रहे हैं, हर लोग बढ़ रहा है, हर जीव जंतु, हर वनस्पति, हर चट्टान, हर वस्तु जो है अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। ये नेचर का नियम है, ये प्रकृति का रूल है। देखिए तो चट्टान का संरचना कैसा है इसको समझना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर, चट्टान की स्ट्रक्चर पर भी ये निर्भर करेगा कि अपक्षय कितना जल्दी होगा। जो चट्टान, देखिए यहीं पर समझते जाते हैं, जो चट्टान रंध्र युक्त होगा, क्या होगा, रंध्र युक्त। ये रंध्र क्या होता है, रंध्र का मतलब छेद, छेद यानी जो चट्टान के अंदर छेद होंगे, छोटे छोटे कई सारे छेद हैं छोटे छोटे, वो चट्टान जल्दी टूटेगा। समझ रहे हैं। अब हमारे अंदर कई सारे बीमारी है, कई सारे छेद हैं, तो हम तो जल्दी टूट जाएंगे ना। तो उसी तरीके से रंध्र युक्त जो चट्टान होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं चट्टान के अंदर, वो जल्दी टूट जाते हैं। जाहिर सी बात है टूटेंगे ही, क्योंकि हर छेद से फोर्स लगेगा, हर एंगल पर फोर्स काम करेगा, टूटेगा। ठीक है, तो जो चट्टान के अंदर रंध्र युक्त जो चट्टान होता है वो जल्दी टूटेगा। देखिए चट्टान का संरचना में क्या हो सकता है, इसका एक तो भौतिक गुण, जिसको हम ये करें कि कठोरता कितना है इसके अंदर, कठोर कितना है। ठीक है, एक तो इसका कठोरापन
ठीक है, कठोरता निर्भर करेगा। दूसरा, इसके अंदर ये किस खनिज का चट्टान है, लोहा का चट्टान है या फिर मिट्टी का चट्टान है। आप खुद समझिए, लोहा का चट्टान तोड़ने में ज़्यादा देर लगेगा, लेकिन मिट्टी का चट्टान तोड़ने में बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है, तो खनिज कौन सा है, इस चट्टान के अंदर कौन सा खनिज है? इस चट्टान के अंदर कौन सा खनिज है, मतलब कौन से खनिज का ये चट्टान है, ये तो निर्भर करेगा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चट्टान के ऊपर निर्भर करते हैं। चट्टान को टूटना कब है, अपक्षय कितना जल्दी होगा, तो खनिजों के गुण पर, किस तरीके का खनिज है। चट्टान पर जलवायु का भी जो है, चट्टान कब टूटेगा, कब उसका अपक्षय होगा, वेदरिंग कब होगा, वो जलवायु पर भी निर्भर करेगा। कैसे? यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर यदि ज़्यादा है और टेम्परेचर यदि कम है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, चट्टान कोई भी चीज़ फैलता है। गर्मी में आप लोहे को ज़्यादा टेम्परेचर दीजिए, लोहा के अंदर ज़्यादा आग जलाइए तो वो लाल होकर के फैलेगा। ठीक है, टूटेगा नहीं, फैलेगा। और फिर उसको तुरंत ठंड में डालिए, कमज़ोर हो जाएगा। पहले आप गर्म पानी पीजिए पूरा, और फिर तुरंत ठंडा पानी पी लीजिए, आपका दांत कमज़ोर हो जाएगा, दांत टूटने लगेगा। तो हर चीज़, और हमारा दांत कमज़ोर हो रहा है तो चट्टान भी तो कमज़ोर होगा। तो जलवायु पर भी निर्भर कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, जलवायु पर भी निर्भर होता है, कैसा इलाका में है, किस जोन में है चट्टान, उष्ण कटिबंधीय में है या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय में है या शीत कटिबंध में है, ये जलवायु पर भी निर्भर करता है। ठीक है, वहाँ का मौसम कैसा है, ह्यूमिडिटी वाला है या फिर टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर नॉन ह्यूमिडिटी है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी इसको कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? ह्यूमिडिटी कहने का मतलब जो वहाँ के वायुमंडल में, उस जगह का वायुमंडल में जल का मात्रा कितना है, जल कितना है वायुमंडल में, नमी वाला है या नहीं है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जलवायु है इस पर भी निर्भर करता है चट्टान कब टूटेगा, कब उसका अपक्षय होगा, कब वेदरिंग होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि स्थल का आकृति क्या है। ठीक है, स्थलाकृति, स्थलाकृति, स्थल का आकृति कैसा है चट्टान का, सॉरी जो चट्टान है वो मान ले किसी भी चट्टान है, उसका आकृति कैसा है। यदि वो मोटा चदरा का है, मोटा है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है, आवरण है उसका, तो वो जल्दी नहीं टूटेगा, जाहिर सी बात है। यदि पतला है तो जल्दी टूट जाएगा, ये भी तो है। ऊपर से यदि ढलान उसका ज़्यादा है, अब मान लेते हैं मिट्टी है तो मिट्टी का ढलान ज़्यादा है, मिट्टी का ढलान इस तरीके से है, मान लेते हैं यहाँ पर मिट्टी का ढलान ऐसे है, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे मिट्टी है। ठीक है, तो ऐसे मिट्टी है, तो जब वर्षा होगा तो जल के प्रवाह से क्या होगा, मिट्टी भी नीचे जाने लगेंगे। एक तो जल का प्रवाह तेज हो रहा है, बारिश हो रहा है तो जल भी गिर रहा है, और ऊपर से क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी खींचेगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा, स्थल का आकृति वैसा था इसलिए ना वो चट्टान जल्दी टूटेगा। यदि ढाल वाला स्थल है तो उसका वो तो स्थल जल्दी टूट जाएगा, जल्दी उसका अपक्षय होगा। ठीक है, अब यदि हम ये कहें कि यदि ये स्थल ऐसा होता, सपाट होता, तो ये तो नहीं टूटता ना, ये तो नहीं टूटता। चट्टान का जो संरचना होना है, देखिए इसमें परत का भी बहुत बड़ा मायने होता है। किसका? परत। परत परत आप समझते होंगे शायद, लेयर की बात कर रहे हैं हम। तो चट्टानों का परत कैसा है, यदि वर्टिकल रूप में है, खड़ा है चट्टान, उसका परत ऐसे है, ऐसे खड़ा, ऐसे परत बाई परत, इस तरीके से है, ऐसे है चट्टान, ऐसे। ठीक है, तो चट्टान जब ऐसे है तो इसका अपक्षय जल्दी होगा,
हवा भी इसको तोड़ेगा, जल भी तोड़ेगा, हर तरीके से इसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आपको दूसरे एग्जाम्पल से भी हम समझाएंगे, पहले इसको समझते। देखिए, इस तरीके से यदि चट्टान का स्ट्रक्चर है तो ये जल्दी टूटेगा। अब यही चट्टान का स्ट्रक्चर हम यदि ऐसे बना दें, इस तरीके से, ये लेयर है चट्टान का इस तरीके से, तो आप खुद समझिए, ऐसे है पूरा चट्टान, एक लेयर पूरा इतना लंबा ऐसे, फिर दूसरा लेयर ऐसे, फिर तीसरा लेयर ऐसे, इस तरीके से यदि चट्टान है तो चट्टान, ये जो चट्टान होगा ये नहीं टूटेगा, मतलब टूटेगा, बहुत ही समय लगेगा टूटने में। आप भी समझ रहोगे। देखिए, यदि हम आपको दूसरी तरीके से समझाएं, देखिए हवा का तेज झोंका आ रहा है, ठीक है, हवा तेज गति से आ रहा है हमारी तरफ, हम ऐसे खड़ा रहेंगे कि आओ, ठीक है आओ, क्या करेगा? हवा का फोर्स यदि हमसे ज़्यादा है, हमसे सहने से ज़्यादा है, तो हमको उड़ा के कहीं लेके चला जाएगा, समझ रहे हैं, तोड़ देगा। लेकिन हम क्या करें, हवा का कितना भी तेज झोंका आ जाए, हम ज़मीन पे सो जाएं, एकदम ऐसे करके सो जाते हैं, ठीक है, पूरा सो गए, तो हवा क्या करेगा? हमको घसीटते हुए तो नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, हवा हमारे ऊपर से निकल जाएगा। यही हम बताना चाह रहे हैं कि चट्टानों का स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पर मायने रख रहा है कि उसका अपक्षय कब होगा। तो परत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, चट्टान का परत कैसा है, ठीक है। तो स्थल का आकृति जरूरी है, जलवायु जरूरी है, चट्टान भी निर्भर कर रहा है, ये सब निर्भर करता है। एक चीज और हम कह सकते हैं कि अपक्षय को प्रभावित करने वाले एक और कारक हो सकते हैं, वो हो सकते हैं वनस्पति। वनस्पति का भी रोल है। अब ये कैसा रोल है? तो आप देखिए, हम मान लेते हैं हम एक पौधा है, ठीक है, हमारे बहुत सारे हाथ हैं, ठीक है, बहुत सारे हाथ हैं। इस हाथ को कह रहे हैं कि ये जड़ है, पौधे का क्या है? जड़ है। तो हम मिट्टी के अंदर हमारा जड़ होता है। जड़ क्या होता है किसी भी पौधे का? मिट्टी के अंदर। तो बहुत सारे जड़ जो है ये मिट्टी को ऐसे से पकड़े हुए हैं, बहुत सारे, हर एंगल से मिट्टी को पकड़े हुए हैं। तो कितना भी गति आए वो मिट्टी को पकड़े हुए हैं, नहीं जाने देंगे हम, तो नहीं जाने देंगे। तो इससे क्या होगा? अपक्षय में कमी आएगा। ये वनस्पति क्या करेगा? यदि उस इलाके में ज़्यादा पेड़ पौधा है, ठीक है, इस इलाके में पेड़ पौधा का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये इलाका में अपक्षय बहुत ही कम होगा, वेदरिंग का मात्रा कम होगा ना, क्योंकि वो सारे जो पेड़ पौधे के जो जड़ हैं वो मिट्टी को क्या करेंगे? पकड़ के रखेंगे, नहीं जाने देंगे हम तुमको, समझ रहे हैं? तो ये पकड़ के रख रहे हैं। अब यदि हम ये कहें कि वनस्पति अपक्षय का कारक भी होता है, अवरोधक तो है, वनस्पति क्या है? अपक्षय को रोक रहा है, वेदरिंग को रोक रहा है, नहीं होने दे रहा, तो इसको हम अवरोधक तो कह सकते हैं। अवरोधक तो हम कह सकते हैं वनस्पति को, लेकिन इसको हम कारक भी कह सकते हैं कि ये अपक्षय का कारण भी बनता है वनस्पति, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं बनता। अब ये कैसे कह रहे हैं हम? तो अपक्षय का ये कारक भी हो सकता है। तो ये कैसे? तो देखिए, एक चट्टान है, ठीक है, अब चट्टान के अंदर क्या हुआ कि छोटा सा चट्टान है, अब वहाँ पर एक पेड़ लगा दिए बड़ा सा, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और अपने हाथ अब फैलाने लगा, कस के, ऐसे कस के अब दूर करने लगा, हाथ पूरा फैला रहा है। तो फैलाने से क्या होगा? आप खुद समझिए, वो चट्टानों के अंदर छेद करके बाहर निकलेगा। अब चट्टान छोटा है, उसमें अब हम छोटा कैसे रहेगा पेड़? वो अपना पैर फैलाएगा, हाथ फैला रहा है, यानी अपना जो पेड़ पौधा है वो जड़ को क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो फैलाने के कारण क्या होगा? चट्टान के अंदर दरारें पड़ेगी, उसको छेद करेगा, बाहर निकलेगा। तो इससे क्या होगा? चट्टान टूटेगा ना, समझ रहे हैं? चट्टान तो इसके अंदर टूटेगा। आप खुद समझिए, एक चादर है हमारे पास, ठीक है, और वो हमारे हाइट से कम है, मान लेते हैं हमारा जो हाइट है उससे छोटा है, मान 2 फीट छोटा है हमारे हाइट से, तो वो 2 फीट छोटा है, हम कह रहे कि नहीं हमारा पूरा जो शरीर है वो कवर होना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं? हाथ से ऐसे खींच के ऐसे कर रहे हैं, अब पैर से ऐसे खींच के ऐसे जात रहे, पैर से भी खींच रहे, हाथ से भी खींच रहे, क्या होगा? फट जाएगा।
वही तरीका होता है। अब फटेगा कैसे? जैसे बात है, चट्टान छोटा है और ये पेड़ पौधा क्या कर रहा है, अपना पैर हाथ फैला रहा है, तो उसको छेद करके बाहर निकलेगा, फट जाएगा। समझ रहे हैं? तो हालांकि ये भी निर्भर करता है किस पर, किसका ताकत ज़्यादा है। ठीक है, यदि पेड़ पौधा का ताकत ज़्यादा है छेद करके निकलने का, तो चट्टान को तोड़ेगा। यदि चट्टान को ताकत ज़्यादा है चट्टान का, तो वो क्या करेगा, पेड़ पौधे को बढ़ने ही नहीं देगा, कहेगा चुपचाप ऐसे रहो, बढ़ाओ मत। समझ रहे हैं? तो ये ताकत पर भी निर्भर करता है। अब मान लेते चद्दर को कितना भी खींचे वो फट ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि चद्दर का ताकत बहुत ज़्यादा है, वो फटेगा ही नहीं हमारे ताकत से। समझ रहे हैं? तो हमको उसी में कंजेस्टेड मतलब एडजस्ट करना होगा हमको। ठीक है, तो ये चीज़ें थी अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये, जिसकी वजह से अपक्षय कब होगा कब नहीं होगा ये डिसाइड कर रहा है। क्या? चट्टान का संरचना कैसा है, जलवायु वहाँ का कैसा है, स्थल का आकृति कैसा है वहाँ का, और वनस्पति कितना है। ठीक है, वनस्पति के लिए ये कहा जाता है कि वनस्पति अपक्षय का अवरोधक के साथ साथ कारक भी है। तो इतना क्लियर हो गया, अपक्षय को प्रभावित करने वाला कारक क्या कौन से हो सकते, ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि अपक्षय का प्रकार कितना होता है। अपक्षय का कई सारा प्रकार होता है, वो कितना होता है, और उसमें उसको अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उससे भी कुछ क्लियर होगा हमारा अपक्षय। देखिए, यह है अपक्षय। ठीक है, इसके प्रकार की बात करें तो इसको हम दो प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। अभी अभी हमने बताया था, एक प्रकार को हम कह सकते हैं कि ये भौतिक या यांत्रिक कह सकते हैं इसको, और ये भी डिसाइड किस आधार पर कर रहे हैं, ये भौतिक या रासायनिक, भौतिक या रासायनिक अपक्षय हो रहा है। तो ये भी हम प्रकार डिवाइड कर रहे हैं किस आधार पर, आधार क्या है हमारा, तो इसको डिसाइड करने का आधार है हमारा विघटन, वियोजन। विघटन और वियोजन के आधार पर हम अपक्षय को दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। इतना क्लियर है? तो भौतिक क्रिया जो है ये ज़्यादातर कहाँ होगा, जहाँ ताप का अंतर यानी टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया जो है ये ज़्यादातर ताप के अंतर, यानी जहाँ पर सन का लाइट ज़्यादा आता होगा, जहाँ पर वहाँ के जलवायु में आर्द्रता, ठीक है, आ के बाद आधा र, फिर द आधा, फिर र पूरा, फिर ता। देखिए, इसको उच्चारण भी करना है, बड़ा मुश्किल है। देखिए ऐसे है, इसको यदि हम तोड़ के आपको बताएं तो ऐसे इसका उच्चारण होगा, पहले आ, फिर आप बोलिए आधा र, ये हलंत लग गया तो आधा हो गया, फिर आप बोलिए आधा द, ठीक है, अब फिर आप बोलिए पूरा र, और फिर आप बोल सकते हैं ता। तो इस तरीके से आप बोलना है इसको। ठीक है, आप इसको ऐसे बोलिए, आर्द्रता, आर्द्रता, ऐसे। तो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, उस जलवायु का कितना है, ठीक है, वो भी निर्भर कर रहा है भौतिक, ठीक है, तो विघटन के आधार पर। तो भौतिक अपक्षय कैसे कैसे हो सकता है, इसमें तीन चीज़ें हमको समझना होगा। तीन वर्ड अगर हम इसमें समझ जाएं कैसे इसका विखंडन होगा तो शायद हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला जिसको हम कहते हैं कणिकामय, कणिकामय विखंडन, इसको क्या कह रहे हैं, कणिकामय विखंडन। ठीक है, इसको, इसका अंग्रेजी यदि हम यहाँ पर बता दें आपको, ग्रेनुलर फिजन। ग्रेनुलर फिजन। अब ये क्या होता है, कणिकामय विखंडन। कण, कण मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसकी बात हो रहा है। वो जो बड़ा सा चट्टान था वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया है, टूट गया है, तो उसको कहे वो कणिकामय विखंडन है। इसमें ज़्यादातर रेत वाला काम होता है। जो चट्टान होता है वो बालू हो जाए, बालू देखते हैं, बालू, सैंड, सॉरी
सैंड मतलब ही बालू होता है ना शायद। तो जो बालू होता है उस बालू का आप देखते होंगे, रेत जिसको कह रहे हैं हम, रेत की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको बालू भी कहते हैं हम लोग। तो ये जो रेत या बालू है ये छोटे छोटे कण होते हैं, आप देखे भी होंगे। तो कर्णिका में जो छोटे छोटे कण है वो विखंडित होकर के छोटे छोटे कण बने हैं। बड़ा सा पहाड़ था, वो बड़ा सा चट्टान था, वो छोटे छोटे कण में टूट गए तो रेत का निर्माण हो गया है। ये ज़्यादातर कर्णिका में विखंडन किस एरिया में होगा? रेतीला इलाका में, ठीक है, रेतीला इलाका में ये ज़्यादातर होगा, मरुस्थल वाले इलाके में, ये कह सकते हैं ना। अब इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टान को तोड़ दिया और वो छोटा छोटा रेत क्या हुआ, पूरा स्थल के ऊपर चादर की तरफ बिछ गया। तो ये कर्णिका में विखंडन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो चट्टान है वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्यों हो जाते हैं, इस पर निर्भर करता है। देखिए अभी हमने बताया ये भौतिक क्रिया है यानी विघटन है। ये किससे निर्भर कर रहा है? ये विघटन से निर्भर कर रहा है। इसका आधार क्या है? विघटन, ठीक है। तो विघटन में क्या हमने बताया? टेम्परेचर, ताप यहाँ जरूरी है। तो ताप जरूरी है तो आप रेगिस्तान में या मरुस्थल वाले इलाके में आप वहाँ का टेम्परेचर देखिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ दिन में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है, और रात में टेम्परेचर वहाँ बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। तो एक तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ जिसकी वजह से चट्टान फैल गया, और फिर क्या हुआ, रात में वो सिकुड़ गया। क्यों? क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गया वहाँ का मौसम। तो जलवायु वैसा है वहाँ का। तो क्या हो रहा है, पहले दिन में पूरा फैल रहा है, फिर सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। इससे क्या होगा, चट्टान कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, और टूटा भी ऐसा कि रेत बन गया। तो इसको कह रहे हैं कर्णिका में विखंडन। इस तरीके से टूटता है। समझ में आ रहा बात? तो इसको कर्णिका में विखंडन कह रहे हैं। इसमें एक चीज और है, ये देखिए भौतिक या यांत्रिक चीज में हमने बताया 3 चीजें महत्वपूर्ण रखती है। तो ये एक तो ये हो गया कर्णिका में विखंडन। दूसरा होता है, देखिए भौतिक के अंदर ही, भौतिक क्रियाएं के अंदर ही पहला चीज़ तो था कर्णिका में विखंडन। दूसरा हो सकता है जिसको हम कहते हैं, देखिए आप एक चीज़ तो क्लियर आप समझ लें कि जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी चट्टानें मतलब टूट रहे हैं, उसका प्रभाव कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा? जो हमने अभी बताया कारक के बारे में कि मतलब अपक्षय का जो कारक है, जो मेन कारक हैं, उसके बारे में अभी हमने बताया। तो उसी से रिलेट होता है ना, जलवायु वहाँ का कैसा है, ताप कितना है, स्थल का आकृति कितना है, मतलब कैसा है, और वहाँ पर वनस्पति का मतलब मात्रा कितना है, इस पर निर्भर कर रहा है। जैसे अभी कर्णिका में विखंडन के अंदर निर्भर हुआ, जलवायु निर्भर हुआ, टेम्परेचर निर्भर हुआ, ये हुआ ना, वो चीज़ें हैं। अब यदि हम दूसरी बात करें तो एक होता है अपशल्कन। अपशल्कन ये क्या होता है? अपशल्कन क्या होता है? इसको कहते हैं एक्सो नहीं कह सकते हैं, इसको एक्सफोलिएशन कहते हैं। एक्सफोलिएशन, अपशल्कन क्या होता है? इसको अंग्रेजी में एक्सफोलिएशन कहते हैं। देखिए अपशल्कन, शल्क, यहाँ पर एक वर्ड है शल्क, शल्क से बना हुआ है अपशल्कन, शल्क। ये क्या होता है? देखिए प्याज आप देखे होंगे, प्याज तो आप रोज़े खाते होंगे, देखना क्या है। तो ऑनियन की बात करें आप तो प्याज जो है वो प्याज देखते होंगे, चादर बाई चादर होता है। एक परत हटाएं दूसरा परत नज़र आएगा, फिर हटाएं फिर तीसरा परत नज़र आता होगा, फिर हटाएं, ऐसे परत बाई परत है। प्याज को जब हम तोड़ते हैं तो परत बाई परत निकलता है ना, चादर बाई चादर निकलता है। तो उसी को शल्क कहते हैं। वो जो प्याज का जो परत हटाते हैं ना, तो वो जो परत बाई परत आकृति है उसका, उसको शल्क कहते हैं। तो चट्टान जब शल्क की तरह टूटता है,
परत बाई परत टूट रहा है तो उसको कहते हैं कि वो अपशल्कन की वजह से टूट रहा है, इसको अपशल्कन कहते हैं। समझ में आ रहा बात? तो वो परत बाई परत टूटता है। ये ज़्यादातर ग्रेनाइट जैसे चट्टान जो होते हैं ना, ग्रेनाइट जैसे जो चट्टान होते हैं उसकी वजह से ये टूटते हैं। ये ज़्यादातर शुष्क प्रदेश में होते हैं। शुष्क मतलब सूखा प्रदेश में, जहाँ जल मतलब बहुत ही कम होता है, वर्षा बहुत ही कम होता है, वो सूखा प्रदेश में ये ग्रेनाइट का मात्रा है। और वहीं पर क्या होता है, ये अपशल्कन का प्रक्रिया होता है, यानी प्याज की भांति चट्टान जो है चादर बाई चादर टूटते रहते हैं। समझे? तो वो अपक्षय है। अब तीसरा एक और चीज हमने बताया था कि 3 चीजें हैं, तो तीसरा जो हम बता सकते हैं यहां पर वो होगा खंड विखंडन। तो इसको कहते हैं क्या? ये तो खंड विखंडन हो गया ना, टूट रहा है पूरा, खंड हो गया। खंड विखंडन मतलब क्या? टूटना हो रहा है। ठीक है, खंड विखंडन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। खंड विखंडन हो जाना। अब ये कैसे होता है? ये क्या होता है? इसमें भी तो चट्टान ही टूटेगा, जैसे बात सब में चट्टान टूटेगा, लेकिन हर चीज का एक प्रक्रिया हो रहा है। अपशल्कन का प्रक्रिया है प्याज की भांति टूटना, और कणिका जो यहाँ पर लिखे देते हैं, और एक हमने बताया कणिकामय जो विखंडन हुआ, ये कणिका में विखंडन जलवायु और टेम्परेचर के कारण टूट रहा है। और कैसे टूट रहा है वो हमने बताया, पहले गर्म फिर ठंड, कमज़ोर होगा। आप खुद देखें ना, आप कभी पानी पिए होंगे तो आपको ये एहसास हुआ होगा, पहले हम बहुत ही गर्म पानी पी लें और फिर ठंड पानी पी लें, आपका दांत कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, और वो टूट जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार होगा, टूटेगा। ठीक है, खंड विखंडन क्या होता है? तो खंड विखंडन उसको कहते हैं कि इसमें भी वही प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या है इसमें? ये ज़्यादातर उस एरिया में होता है जिस एरिया में ठंड बर्फ का मौसम होता है। शीतोष्ण कटिबंध में इसको हम कह सकते हैं। ये कहाँ पर हो सकता है? शीतोष्ण कटिबंध में। ये ज़्यादातर शीतोष्ण कटिबंध में हो सकता है, जहाँ शीत और उष्ण ज़्यादा हो रहा है। ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब चट्टान है, ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वहाँ का जो बर्फ़ था वो मतलब इतना हो गया कि बर्फ़ अब पानी बन जाए। तो टेम्परेचर उस हिसाब से हुआ कि बर्फ़ जो था वहाँ पर वो पानी बन गया। तो वो पानी बन करके क्या हुआ, सारे चट्टानों के जड़ों में चले गए। चट्टान का जो जड़ था उसमें पानी जो है चला गया। और फिर क्या हुआ, जैसे वहाँ पर मतलब टेम्परेचर लो हो गया, जब टेम्परेचर बहुत ही कम हुआ तो वो जो पानी जो जड़ में गए थे वो अब जम गए। क्या हो गए? जम गए। अब जब वो चट्टान जम गए, जमना स्टार्ट हुआ चट्टानों का, जो पानी था वो जम गया, बर्फ़ बनने लगा। तो फिर क्या होगा, अब चट्टान के जड़ में पानी घुसा हुआ है, और वो पानी अब चट्टान के जड़ में ही क्या हो रहा है, बर्फ़ के जैसा जमने लग रहा है। तो क्या होगा, चट्टान को तो फाड़ देगा, अब चट्टान टूट जाएगा। अब ये कैसे फाड़ कैसे देगा, आप खुद देखिए। यहाँ एक मतलब आप बेसिक चीज़ें आप समझिए। देखिए, आप पानी को जो है एक बोतल में पूरा भर दीजिए। एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप पानी को एक बोतल में आप पूरा भर दीजिए, ठेपे लगा दीजिए, एक ठोप भी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, भर दीजिए पूरा। उसके बाद आप उसको फ्रीजर में डाल दीजिए, ठीक है। और वो वाला फ्रीजर में डालिए जहाँ पर मतलब बर्फ़ बन जाए, पानी उसमें डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। जब वो पानी पूरा, देखिए आप इतना ध्यान रखिए, बोतल खाली नहीं होना चाहिए, पूरा भरा होना चाहिए। कैप लगा दीजिए, पूरा भरा होना चाहिए बोतल, और फिर उसको फ्रीजर में डालिए। वो जब बर्फ़ बनेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बोतल फट गया। यदि नहीं भी फटा हो तो आपको ये भी देखने को मिलेगा बोतल बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, अब टूटने ही वाला है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा।
इसलिए कभी भी बोतल में पानी जब भरा जाता है और जब हम बर्फ़ के लिए डाल रहे हैं कि बर्फ़ बन जाए, उसको हम भर के नहीं डालते हैं, समझ रहे हैं, नहीं तो फट जाएगा। तो वही तरीका, अब कई सारे साइंस में भी आप पढ़े होंगे, कई बार नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए यहाँ पर कि जब पाइप जो होता है, पाइप जिसमें पानी हम लोग मतलब यूज करते हैं, पानी वाला पाइप पहाड़ी इलाकों में होता है, पाइप से ही पानी जाता है ऊपर, और पहाड़ में छेद करके हम पानी तो नहीं ना निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर पाइप से ही पानी पहुँचाया जाता है। तो जब ठंड का मौसम आता है तो मतलब स्थल मैदानी इलाकों से ज़्यादा ठंड पहाड़ी इलाकों में होता है, क्योंकि वहाँ हाइट बढ़ा ना, हाइट बढ़ा तो वायु का दाब, वायु का प्रेशर कम हुआ, तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब ठंड ज़्यादा होता है तो कई बार ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो जो पानी होता है वो पाइप में ही जम जाता है। ठीक है, पानी जो जा रहा था ऊपर वो पाइप के अंदर ही जम जाता है, और जमने की वजह से क्या होता है, यदि ज़्यादा ठंड हो गया तो जमने की वजह से पाइप को फाड़ भी देगा, ऐसा भी होता है। तो ये खंड विखंडन हो जाए। ठीक है, ये खंड विखंडन ऐसे ही होता है, ये प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि अपक्षय को दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक या आंतरिक और रासायनिक। भौतिक में 3 वर्डों को हम समझ लें तो हमको समझ में आ जाएगा कि भौतिक तरीके से कैसे अपक्षय हो रहा है। एक कणिकामय विखंडन, और दूसरा अपशल्कन, और तीसरा खंड विखंडन। क्लियर? ये चीज़ें शायद मतलब अब क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ आप कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा, आप उससे बताइएगा कि मतलब आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, किस चीज़ों में आपका दिक्कत है। ठीक है, और यदि समझ में आ गया है तो आप ये भी लिखिएगा कि नहीं समझ में आ गया हमको। इससे क्या होता है ना, एक तो हमारे अंदर प्रोत्साहन क्रिएट होगा। ठीक है, हमको प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छी तरीके से हम कोशिश करेंगे आपको बताने का। देखिए, तो अब जो बचा हुआ है, अब क्या बचा हुआ है, देखिए अब क्या बचा हुआ है, एक तो भौतिक और यांत्रिक अपक्षय हमने बताया, अब बचा हुआ है रासायनिक अपक्षय। ठीक है, और एक चीज़ और होता है जो यहाँ पर नहीं लिख पाए हम, वो भी लिख ही देते हैं। देखिए, एक चीज़ और होता है जिसको कहते हैं जैविक अपक्षय। ये भी एक है प्रकार, 3 प्रकारों से, क्योंकि हम लोग जैविक में आएंगे ना। हमने पहले ही बताया कि हम लोग भी चट्टानों को अपक्षय करने में बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, जीव जंतु भी देता है, वनस्पति भी देता है। वनस्पति जैविक के अंदर आएगा ना, और रासायनिक के अंदर तो आएगा नहीं, वो तो जीव है। वनस्पति क्या है, जीव है, तो जीव जैविक के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो है ये फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग हो जाएगा, और ये केमिकल वेदरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अपक्षय के मतलब प्रकार हो सकते हैं, ऐसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम जैविक की बात करें तो यहीं पर यदि हम जैविक समझ लें तो देखिए, जैविक कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें वैसे इसको समझाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो हमने समझा ही रखा है, पहले ही समझाया इसको हमने कि इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं। एक तो आ सकता है वनस्पति, वनस्पति से कैसे चट्टानों का अपक्षय होता है ये हमने बताया ही है। जड़ जो है उसके अंदर घुस जाते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है। दूसरा जीव जंतु, जीव जंतु में हमने चूहा का बात मतलब समझाया ही था आपको। वैसे कई सारे जीव जंतु होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, वो चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और एक तो मानव खुद ही है। तो जैविक जो अपक्षय है उसके अंदर ये 3 चीज़ें आ सकते हैं। ये 3 चीज़ें, मानव खुद ही एक मतलब बहुत बड़ा समझिए तो मतलब विनाशक है। अच्छा भी है, खराब भी है, रेशियो का अंतर होता है। हम कितने वनस्पति को बर्बाद कर रहे हैं या कितने वनस्पति को हम बचा रहे हैं, नया वनस्पति क्रिएट कर रहे हैं, उसको जीवन दान दे रहे हैं। ये तो हमारे ऊपर होगा ना निर्भर, ये हमारे विचारों पर निर्भर है। ठीक है, तो जैविक अपक्षय के अंदर तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम रासायनिक अपक्षय को समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक अपक्षय के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, रासायनिक
अपक्षय, रासायनिक अपक्षय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो जो चीज़ें हमने बताया था उसी को देखते हैं एक बार फिर से। विलियन, विलियन कहने का मतलब क्या होगा कि चट्टान एक ऐसा खनिज का है जो जल में घुल जाता है। वो एक ऐसा खनिज का चट्टान है, एक ऐसा चट्टान है जिसमें ऐसा खनिज है जो जल में घुलनशील है, तो उसको विलियन कहते हैं। अब जल में घुल जाएगा तो चट्टान तो खत्म ही हो गया ना, वो तो टूट ही गया ना पूरा। तो एक तो हो सकता है विलियन, दूसरा हमने बताया भी था ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, इसमें हमने ये भी बताया था कि ऑक्सीजन जो है जुट करके और कैसे मतलब लोहे पर जंग लगा देता है और चट्टान, लोहे के चट्टान को तोड़ देता है। तो ये तो लोहा से हमने एग्जांपल बताया था। ऑक्सीडेशन में यानी ऑक्सीकरण में कई सारी चट्टानें ऐसी आ सकती है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके टूट जाएगी, ठीक है, भंगुर बन जाएगी। फिर हमने बताया था कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण, इसके अंदर हमने बताया कार्बन जो है, अब ये कैसे है देखिए, इसको हम समझते हैं। अभी हमने बताया था, यहीं पर देखते हैं ना, देखिए हमने बताया कि कार्बन जो है वो जल में मतलब देखिए शुद्ध जल जो होता है ना, शुद्ध जल जिसमें कोई भी केमिकल ना मिला हो, शुद्ध जल है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। वैसे तो पीएच वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यहाँ छोड़ दीजिए। देखिए शुद्ध जल जो होता है जिसमें कोई केमिकल नहीं मिला होता, तो वो जो है उसमें खनिज नहीं घुल पाता सही से। जो भी खनिज होता है वो शुद्ध जल में नहीं घुलता। तो शुद्ध जल में, शुद्ध जल का हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, H2O जल का सूत्र है, ये शुद्ध मान लेते हैं यहाँ पर है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि CO2, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, CO2। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, गैस। कार्बन आया ना, कार्बन की बात हो रहा है, कार्बन आ गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाता है कि ये HCO3, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा ना, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो HCO4 ये कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर दिया। ये क्या कर दिया है, कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर दिया। अब देखिए जनरली ये केमिस्ट्री का चीज़ है, ये इक्वेशन है। देखिए हाइड्रोजन 1 था तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 2 है ना, ये तो गड़बड़ ही हो गया। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, इसके नीचे जो लिखा हुआ है ना उतना हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 2, तो ऑक्सीजन मिल करके कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कार्बन कितना है 1, तो कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, यहाँ 1 है। तो H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड हो गया। ये क्या हो गया, कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है कि ये जल को, सॉरी जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर को क्या करता है, घुला देता है। चूना पत्थर जब जो ठोस अवस्था में उसको पिघला देता है, द्रव अवस्था में कर देता है। एसिड है ना, उस पर जैसे गिरा तो चूना पत्थर उसमें घुल जाएगा। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो उससे कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड क्या कर रहा है, चूना पत्थर को गला दे रहा है, पिघला दे रहा है, जिसके कारण चूना पत्थर घुल गया। तो चूना पत्थर जो है वो चट्टान के अंदर पाया जाता है। देखिए चूना पत्थर को सीमेंट मटेरियल संयोजन भी कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं इसको। देखिए सीमेंटी, ठीक है, सीमेंटी मटेरियल, संयोजन। देखिए सीमेंट ही सही था, बेकार में हम सीमेंटी यहाँ क्या करना,
सीमेंट कर देते हैं, ठीक है। सीमेंट मटेरियल संयोजन, चूना पत्थर को सीमेंट मटेरियल संयोजन भी कहा जाता है। अब ये कैसे, सीमेंट का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को चिपका के रखना। तो चूना पत्थर क्या करता है, चट्टानों को चिपका के रखता है आपस में, चट्टानों के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको चिपका के रखता है। अब चिपकाने वाला ही पिघल जाए, जो प्लास्टर किया हुआ था वही पिघल जाए तो क्या होगा, वो सारा कण बिखर जाएगा, सारा कण टूट जाएगा। तो जो शुद्ध जल था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से वो कार्बोनिक एसिड बना। वो एसिड चूना पत्थर पर गया तो उसको पिघला दिया, उसको गला दिया, उसको घुला दिया, घुल गया। घुलने की वजह से चट्टान कमज़ोर हुआ और वो टूट गया, अपक्षय हो गया। तो कार्बोनेटीकरण की वजह से भी क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ और हमने बताया था जिसको हमने बोला कि ये जलयोजन, एक चीज़ और हमने बताया जलयोजन, इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। जलयोजन का प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि जल में घुलने वाले खनिज, यानी एक ऐसा खनिज का जो, देखिए आप विलयन अलग है, ठीक है, विलयन क्या है, अलग है। ये एक ऐसा खनिज का, देखिए विलयन क्या होता है, एक ऐसा चट्टान के अंदर, मतलब ऐसा खनिज चट्टान है जो जल में घुल जाता है, ठीक है। और जल योजन क्या होता है कि ऐसा चट्टान है खनिज का, एक ऐसा खनिज का चट्टान है जो जल को अवशोषित कर लेता है। जो बाहरी वातावरण में हमको नमी नज़र आता है ना, आर्द्रता नज़र आता है, नमी नज़र आता है, उस नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित कर रहा है, अब जाहिर सी बात है हमारे अंदर जगह नहीं है, ठीक है, इस डब्बे के अंदर जगह नहीं है। अब हम इसमें बार बार डाल रहे हैं और पानी और पानी, तो इसका क्या होगा, आयतन बढ़ाना पड़ेगा ना, ये इसको और बड़ा करना पड़ेगा ना। तो बड़ा करना है तो मतलब आयतन बढ़ाना है इसका। तो आयतन बढ़ाने के चक्कर में क्या होगा, चट्टान टूट जाएगा, चट्टान में क्रैक आएगा ना। अब आप बैलून है तो बैलून को जितना आप फुलाइएगा, आप कस के फुलाइए, तो उसका एक लिमिट है, यहाँ तक लिमिट है, यहाँ तक गया बैलून, इतना बड़ा हुआ, ठीक है। तो इतना बड़ा हो गया तो बैलून बस अब छोड़ दीजिए, और इससे ज़्यादा फुलाइएगा। आप चाह रहे हैं कि हम इतना बड़ा कर दे बैलून को इतना बड़ा आप चाह रहे हैं, तो उतना बड़ा करने के चक्कर में क्या होगा, बैलून फट जाएगा, क्योंकि उसका आयतन आप बढ़ा रहे हैं, हवा भर रहे हैं ज़्यादा। हवा इतना ही होना चाहिए, आप इतना भरना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो बैलून फट गया। समझ रहे हैं। तो इसको जलयोजन कहते हैं, ऐसा खनिज का चट्टान जो जल को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। अवशोषित कर रहा है तो आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ा तो उसको तोड़ देगा चट्टान को। तो जलयोजन की प्रक्रिया से भी क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है चट्टानों का। क्लियर है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, यही है जो है अपक्षय का प्रक्रिया। देखिए हमने बताया भौतिक प्रक्रिया, ठीक है, जैविक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया, जो अपक्षय के प्रकार हो सकते हैं। अपक्षय का प्रभाव, मतलब अपक्षय को प्रभावित करने वाला कारक भी हमने बताया। चट्टान का संरचना कैसा होगा, जलवायु कैसा है, वहाँ का स्थल का आकृति कैसा है, और वनस्पति वहाँ कितना सारा है, उसका भी निर्भर कर रहा है चट्टानों का अपक्षय के लिए। क्लियर। तो हमको लगता है शायद, वैसे तो आपको भी क्लियर हो गया होगा, हमको अब इतना लगता है कि आपको शायद अपक्षय के बारे में यदि कोई डिटेल पूछ ले तो आप शायद उसका डिटेल बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कैसे हो सकता है। ठीक है। यदि ना समझ में आ रहा हो तो आप रिमाइंड कीजिए, फिर से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, समझ में तो जरूर आएगा। ठीक है। देखिए तो अपक्षय ये था। अब यदि हम ये कहें, देखिए सबसे पहले हमने अपक्षय के बारे में क्या क्या जाना, अपक्षय। ठीक है। तो अपक्षय क्या है ये हमने जाना। अपक्षय यानी वेदरिंग की बात कर रहे हैं। अपक्षय क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसके उत्पन्न होने के कारक कौन कौन से हो सकते हैं, इसके प्रकार कितने हो सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि अपक्षय का महत्व क्या है। महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है वेदरिंग का, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए इसका इम्पोर्टेंस भी हम लोग देख सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस हमको देखने को मिलता है
हम यदि ये कहें कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नेशनल इकोनॉमी में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नेशनल इकोनॉमी में भी अपक्षय का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? तो देखिए, जो चट्टान है, मान लेते हैं लोहे का चट्टान है, मैग्नीज का चट्टान है, ये चट्टानें क्या होती है, कहीं पर बिखरा पड़ा है, ठीक है, उसके अंदर कई सारे धूल भी है। देखिए ये चट्टान है, इसमें यदि लोहा है 70% मान लेते हैं लोहा है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं इसमें 70% नहीं 40% लोहा है, जो भी रहे, इसमें 40% लोहा है, ठीक है, 40%। तो 40% इस पूरे अंदर, इस पूरे चट्टान के अंदर लोहा है, 40% क्या है, लोहा। लोहा की बात कर रहे हैं, वैसे मैग्नीज भी आप रख सकते हैं, एल्युमिनियम भी रख सकते हैं, कोई भी तत्व हो। तो यहाँ पर लोहा रख रहे हैं, 40% इसमें लोहा है, तो बाकी क्या है, कई सारे धूल कण है, कई सारे एलिमेंट यहाँ पर मिले पड़े हैं। यदि लोहा भारी तत्व है, लोहा को भारी तत्व माना जाता है, तो हवा का गति ज़्यादा तेज होगा, इसका अपक्षय ज़्यादा हो गया, टूट गया ये चट्टान, अपक्षय हुआ। और अपर्दन की क्रिया क्या होगा, अपर्दन की क्रिया में क्या होगा, जल लेकर के जाएगा या फिर हवा लेकर के जाएगा। तो हवा लेकर के जाएगा किसको, जो हल्का होगा, लोहा भारी तत्व है तो ये यहीं पर हो जाएगा, ये साइज इसका छोटा हो जाएगा इस तरीके से, और बाकी जो साइज में था वो सब उड़ करके कहीं और चला गया। जल का प्रवाह तेज गति से आया, उसको बहा के कहीं और लेकर चला गया। भारी वस्तु को जल भी नहीं ले जाएगा, क्यों, क्योंकि जल का प्रवाह से ज़्यादा वो भारी है। यदि जल के प्रवाह ज़्यादा हो जाएंगे उस तत्व से, तो उसको भी बहा कर ले जाएगा, समझ रहे हैं। और वायु का गति भी निर्भर कर रहा है। तो भारी तत्व यहीं पर रह गया, यानी लोहा यहीं पर रह गया, तो लोहा का क्या हो गया, संकेंद्रण हो गया ना। लोहा का क्या हुआ, संकेंद्रण हो गया, एक सेंटर में यहीं पर लोहा जो है, यहीं पर लोहा क्या हो गया है, यहीं पर जम गया, यहीं पर रह गया। इतने बड़े एरिया से लोहा इतना निकल करके रह गया। अब हम क्या करेंगे, इस लोहे का उपयोग करेंगे। अब इसमें से हमको धूलकण निकालने का जरूरत नहीं ना है। धूलकण क्या कर रहा है, धूलकण तो पहले ही बाहर चला गया। इसको बनाने में भी कई सारे चीज़ें टूटेंगे, फूटेंगे, धूलकण आएंगे, तो उसको मशीन से कर लेंगे क्लियर। उतना मेहनत नहीं ना लगेगा, उतना इसको साफ करने में जो हमको पैसा खर्च होता वो नहीं ना होगा। तो ये हमारी इनकम को बढ़ाने का काम कर रहा है कि नहीं, उतना रुपया बचा रहा है, सेविंग कर रहा है कि नहीं। और लोहा का तो ज़रूरत है ना, हर चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर लोहा का ही बन रहा है। कितने सारे जो गाड़ी हैं, जो वाहन है, वो सब क्या है, ट्रैवलिंग का जितना भी सामान बन रहा है सब तो लोहे का ही बना रहा है। पार्ट पुर्जा तो लोहे का ही बन रहा है ना। कई सारे मटेरियल होते हैं, एल्युमिनियम भी यूज हो रहा है, लोहा भी यूज हो रहा है, मैग्नीज भी यूज हो रहा है, जो भी रहे, तांबा भी यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है ना। अब हमारा इकोनॉमी बनाया, हमारा इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, हमारे इनकम को बढ़ा रहा है, सरकार के इनकम को बढ़ा रहा है। तो क्या कर रहा है, इनकम ग्रोथ किया तो राष्ट्रीय खजाना ग्रोथ होगा, यानी भारत सरकार या फिर कोई भी देश का क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। तो अगर ये अपक्षय नहीं होता, इस चट्टान का अपक्षय नहीं होता, वेदरिंग नहीं होता, तो इसमें पहले से ही ढेर सारा रुपया खर्च हो जाता, फिर इसमें लगता, तो जो सामान अभी 10 रुपये में मिल रहा है वो 20 रुपये मिलता। तो राष्ट्रीय एक तो अर्थव्यवस्था थोड़ा सा लो होता, ऊपर से महंगी ज़्यादा हो जाता। तो ये निर्भर देखिए कहाँ तक कर रहा है, मतलब अपक्षय का कहाँ तक महत्व है, समझ रहे हैं कहाँ तक है। अपक्षय का एक और महत्व यहाँ पर हम बता सकते हैं, स्थल को समतल करने में, स्थल को समतल करने में भी अपक्षय का बहुत बड़ा महत्व है। जो खड़ा है, स्थल को बिगाड़ रहा है, मान लेते हैं ये जगह ऐसा है, देखिए मान लेते हैं ये पूरा समतल है, इस इलाका, ये इलाका पूरा ऐसा है समतल। अब यहाँ पर एक ऐसे पहाड़ है, इस तरीके से खड़ा है, तो इसको क्या कर रहा है, ये भद्दा बना रहा है ना पूरे समतल एरिया को। अब अपक्षय हुआ तो इसको तोड़ करके समतल बना दिया, ऐसे बना देगा,
तो क्या हुआ, एक लंबा सा मैदान हमको खाली मिल जाएगा जिसमें हम बहुत बड़ा बड़ा प्लांट, बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री, घर, खेती, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर ही रहा है, ठीक है। ऐसे कई सारे महत्व हैं अक्षय के, आप सोचिए इसके बारे में। आप जब सोचिएगा आपको कई सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और अक्षय, देखिए हम एक चीज़ आपको बताते हैं, पढ़ाई करना है, आप एक बुक खरीदिए, आप हमारा वीडियो भी देखिए और आप एक बुक भी लीजिए जिसमें ये अक्षय का टॉपिक हो, वो बुक भी आप पढ़िए। देखिए जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। आपको वीडियो देखना है, वीडियो देख लिए, फिर किताब पढ़ लिए, नहीं तो दूसरा तरीका, आप पहले बुक पढ़ लेते हैं, फिर जो भी चीज़ छोटा बड़ा होगा, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, आप हमारा वीडियो देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज ग्रोथ होगा। आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़िएगा, प्रैक्टिस होगा, अभ्यास होगा, और अभ्यास से तो कई चीज़ें बेहतर हो जाती है। तो ये ज्ञान कौन बड़ा चीज़ है, ये कौन सा चीज़ है, अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी ग्रोथ कर जाएगा। और आपके पास ज्ञान होगा तो फिर कहना ही नहीं है, आपका वैल्यू वैसे भी बढ़ जाएगा दुनिया में। और क्या चाहिए आदमी को, अपना सम्मान ही तो चाहिए ना, वो ज्ञान से ही आता है, पैसे से आता है। जब आपके पास ज्ञान रहेगा ना तो बहुत ही आएगा, ठीक है। जो भी रहे, तो ये सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। देखिए ये सारा टॉपिक जो है, ये लगभग सारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। देखिए फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हमने बताया बहिर्जात बल। बहिर्जात बल क्या होता है, इसके अंदर हमने बताया कि एक होता है अपक्षय का क्रिया होता है, ठीक है, अपक्षय। एक होता है अपर्दन का क्रिया होता है, और इन दोनों के संयोग से जो बनता है उसको हम अनाच्छादन कहते हैं, ठीक है। अपक्षय की क्रिया में जो है दो चीज़ें होती है, एक होता है विघटन, एक होता है वियोजन, ठीक है। ये विघटन में भौतिक प्रक्रियाएं शामिल होती है, इसको फिजिकल वेदरिंग कह सकते हैं, और इसको केमिकल वेदरिंग, रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती है, ठीक है। तो ये तो टाइप भी हो गया अपक्षय का। एक और टाइप में यहीं पर घुसा देते हैं, सॉरी यहाँ इसको हटाते हैं, एक और टाइप में यहीं पर घुसा देते हैं, इसको कहते हैं जैविक, जिसमें मानव, जीव जंतु, वनस्पति सब आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ था जिसको आज हमने क्लियर कर लिया है, ये बहिर्जात बल के अंदर था, ठीक है। अब और आगे हम समझेंगे कि इसकी वजह से, अपर्दन की वजह से या फिर अपक्षय की वजह से कई सारे जो आकृतियां बनते हैं पृथ्वी के ऊपर, वो कैसे कैसे बनते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है। गोर्ज क्या होता है, नदियों की वजह से कैसा कैसा आकृति बनता है पृथ्वी के ऊपर, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासों में। तो मिलते हैं फिर।